हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो सुबह मैंने जो क्लास ली थी कंटेंट की हायर एजुकेशन के, तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं हायर एजुकेशन के। तो जब तक हायर एजुकेशन की पूरी यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। इस सुबह टाइम में यानी मॉर्निंग में हम हायर एजुकेशन का कंटेंट देखेंगे और इवनिंग में हम हायर एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट पढ़ना भी ज़रूरी है और क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम अपनी ये सीरीज़ शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बाइलिंगुअल होंगे सभी के। अगर हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन के क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो हम कम्युनिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल और वायसराय थे जिन्होंने जनवरी 1857 में निगमन अधिनियम पारित किया, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान था? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सेकंड लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन थर्ड लॉर्ड लैंसडाउन ने या ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड कैनिंग ने। इंग्लिश में देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गवर्नर जनरल एंड द वायसराय हु पास्ड द एक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन जनवरी 1857 विच प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने दिया था, ये कब दिया था? 1857 में, ठीक है। कौन थे गवर्नर जनरल हमारे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को निम्नलिखित के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है? जो उच्च स्तरीय चिंतन होता है यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है हम उसको किस तरीके के प्रमोट कर सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है रटना सीखने से, ऑप्शन सेकंड सक्रिय अध्ययन से, ऑप्शन थर्ड निष्क्रिय शिक्षा या ऑप्शन फोर्थ ट्यूटोरियल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? एक्टिव लर्निंग। रोड लर्निंग हमें नहीं करनी है, यानी रटाफिकेशन हमें बच्चों को नहीं कराना है, पैसिव लर्निंग हम नहीं करेंगे, ट्यूटोरियल भी नहीं। क्या होगा इसका बेस्ट आंसर? एक्टिव लर्निंग। हम बच्चों को सक्रिय अध्ययन करना सिखाएंगे, यानी उन्हें किसी चीज़ से अपने मन से कुछ करने को देना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET एक व्यापक कौशल नियामक को किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 2018, ऑप्शन सेकेंड 2015, ऑप्शन थर्ड 1956 या ऑप्शन फोर्थ 1961। इंग्लिश में, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET एंड ओवर रीचिंग स्किल्स रेगुलेटर्स वॉज नोटिफाइड इन द ईयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2018। ठीक, इसका आंसर क्या है? 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षा की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है प्रभावी लागत, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी शिक्षार्थी उन्मुख, ऑप्शन डी निर्धारित पाठ्यक्रम या ऑप्शन ई नियमित उपस्थिति की आवश्यकता। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग? ऑप्शन ए कॉस्ट इफेक्टिव, ऑप्शन बी टीचर सेंटर्ड लर्निंग, ऑप्शन सी लर्नर ओरिएंटेड, ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम या ऑप्शन ई रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब ऑप्शन क्या दिए गए हैं ये आप देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है CD एंड E ओनली, ऑप्शन सेकेंड BD एंड E ओनली, ऑप्शन थर्ड AD एंड E ओनली या ऑप्शन फोर्थ AB एंड D ओनली। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा, यानी कि बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी टीचर सेंटर्ड लर्निंग, डी यानी निर्धारित पाठ्यक्रम, और ई नियमित उपस्थिति की आवश्यकता। ये कौन थी? पारंपरिक शिक्षा ऐसे होती थी, कन्वेंशनल लर्निंग। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कन्वेंशनल लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं सदी में भारत में उच्च शिक्षा के विकास की योजना बनाते समय मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। ऑप्शन ए पहुंच यानी एसएस। इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो इसके बाद वाली स्लाइड में है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा था तो इसके बाद वाली स्लाइड में मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो ऑप्शन ए है पहुंच, ऑप्शन बी है समानुभूति, ऑप्शन सी है हिस्सेदारी, ऑप्शन डी है जवाबदेही, और ऑप्शन ई है गुणवत्ता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है ए बी एंड ई ओनली, ऑप्शन सेकंड है बी सी डी एंड ई ओनली, ऑप्शन थर्ड है ए सी डी एंड ई ओनली, या ऑप्शन फोर्थ बी सी एंड डी ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड ए सी डी एंड ई ओनली। ए यानी पहुंच, सी यानी हिस्सेदारी, डी यानी जवाबदेही, और ई यानी गुणवत्ता। ठीक है, तो हमें इन सभी पर क्या करना है? काम करना है। तो 21वीं सदी में भारत में उच्च शिक्षा के विकास की योजना बनाते समय हमने इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया। अब इंग्लिश में है, वाइल प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। जब हम हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे थे इंडिया में, इन द 21st सेंचुरी द गाइडिंग प्रिंसिपल शुड बी। ऑप्शन ए एसेस, ऑप्शन बी एम्पैथी, ऑप्शन सी इक्विटी, ऑप्शन डी अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन ई क्वालिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि हमने ए यानी एसेस पर ध्यान दिया, सी यानी इक्विटी पर ध्यान दिया, डी यानी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, और ई यानी क्वालिटी। हमने इन सभी चीज़ों पर क्या किया? ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन प्रणाली पदार्थ के नियमों और संयोजन और विघटन की शक्ति पर केंद्रित है? Which of the following ancient system is focused on laws of matter and force of combination and disintegration? ऑप्शन फर्स्ट वैशेषिका, ऑप्शन सेकंड निरुक्त, ऑप्शन थर्ड छंद, या ऑप्शन फोर्थ ग्रह सूत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वैशेषिका। ठीक, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे आता है, कैसे उसमें हायर एजुकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली के कितने प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में संपर्क होगा? ऑप्शन फर्स्ट 40% शिक्षार्थी, ऑप्शन सेकेंड 50% शिक्षार्थी, ऑप्शन थर्ड 39% शिक्षार्थी, या ऑप्शन फोर्थ 30% शिक्षार्थी। इंग्लिश में, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, व्हाट परसेंटेज ऑफ लर्नर्स ऑफ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड 50% लर्नर्स। हमें 2025 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा में, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उससे बच्चों को क्या करना है? शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से संपर्क होगा। कितने परसेंट बच्चों का, शिक्षार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा से संपर्क होगा 2025 तक? तो कितने बच्चों का? 50% लर्नर्स का। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। ये आप याद रखिएगा, NEP के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी प्रभावी लागत, या ऑप्शन डी नियमित उपस्थिति की आवश्यकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये विकल्प दिए गए हैं, तो पहले अब हम इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। Which of the following are characteristics of non-conventional learning?
ऑप्शन ए नो फिक्स्ड करिकुलम, ऑप्शन बी टीचर सेंटर्ड लर्निंग, ऑप्शन सी कॉस्ट इफेक्टिव या ऑप्शन डी रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ए एंड सी। ए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं और सी प्रभावी लागत। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग हमें इसमें क्या क्या है? नो फिक्स्ड करिकुलम, कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, वो किस में होता है? कन्वेंशनल में। और ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था कन्वेंशनल का, और ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? नॉन कन्वेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पूछे गए हैं। तो आप लोग मिक्स मैच मत हो जाइएगा कन्वेंशनल में और नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से किस तकनीकी प्लेटफॉर्म के नाम का उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो किसके प्रशिक्षणों को प्रोत्साहित करना है? टीचर्स के, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हम विकल्प पढ़ते हैं। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी आयुष, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी दीक्षा या ऑप्शन ई NIT। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बी एंड सी ओनली, ऑप्शन सेकंड ए एंड डी ओनली, ऑप्शन थर्ड ए सी एंड डी ओनली या ऑप्शन फोर्थ ए बी एंड ई ओनली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड ए एंड डी। ए यानी स्वयं और डी यानी दीक्षा। तो इन दोनों से क्या होगा कि शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में है क्योंकि वहाँ पर नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज़ बीन मैंशनड इन NEP 2020 थ्रू विच ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विल बी इनकरेज्ड? ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी आयुष, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी दीक्षा या ऑप्शन ई NIT। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड डी। ए यानी स्वयं और डी यानी दीक्षा। हम इन दोनों से क्या करेंगे? ऑनलाइन ट्रेनिंग जो टीचर्स की हो रही है उसको हम इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो कथन पहला देखते हैं हम। कथन फर्स्ट है हमारा, UGC 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्र सरकार का गठन है। कथन सेकंड है, UGC ने उचित कामकाज सुनिश्चित करने के लिए 5 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, UGC इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। स्टेटमेंट सेकेंड है, UGC हैज एस्टैब्लिश्ड 5 रीजनल सेंटर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो इसका आंसर क्या है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है तक्षशिला, ऑप्शन सेकेंड है मिथिला, ऑप्शन थर्ड है वल्लभी और ऑप्शन फोर्थ है नालंदा। देखिए, आज हमने पहली क्लास ली थी अपनी कंटेंट की। जब हम आगे क्लासेस लेंगे तो उसमें हम ये सभी डिस्कस करेंगे कि तक्षशिला में क्या है, कब आया, ये कैसे आया, कैसे ये नष्ट हुआ, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तक्षशिला भी, मिथिला भी, वल्लभी, नालंदा और जो भी है उदंतपुरी, हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसका आंसर देख लीजिए क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर अगर आप देखते चलेंगे साथ साथ में तो आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंग्लिश में देखते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980? तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी या नालंदा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपने सुना होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में, सहित विश्वविद्यालय के छात्रों सहित विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच बातचीत बढ़ाने और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकंड स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन थर्ड मनमोहन सिंह या ऑप्शन फोर्थ स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर आजाद। इंग्लिश में, इन ऑर्डर टू एनहांस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूटीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी। तो ये किसने की है? मोदी जी ने ये की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आपने सुना होगा, हाल ही में इसको किया गया है, तो ये बहुत चर्चा में भी रही है। तो आई होप आपको ये पता होगी। ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में करजन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के माध्यम से कुछ मौजूदा विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाना चाहता था? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालयों के कार्यों का विस्तार, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में कमी, ऑप्शन सी सीनेट के चुनाव के सिद्धांत का परिचय, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय सीनेट के आकार में वृद्धि, या ऑप्शन ए कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंध कराने के लिए कड़ी रेजों से संबंध के लिए कई शर्तें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। फर्स्ट है ए सी एंड ई ओनली, सेकेंड है ए बी सी एंड ई ओनली, थर्ड है ए सी डी एंड ई ओनली, और फोर्थ है ए सी एंड डी ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ए बी सी एंड ई। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया गया है। इन 1904 कर्जन वांटेड टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन सम ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज थ्रू द इनएक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ऑप्शन ए, एन enlargement of the functioning of the universities, option B, a reduction in the size of the university senate, option C, the introduction of the principle of election to the senate, या option D, an increase in the size of the university senates, option A, stricter conditions for the affiliation of colleges to a university। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सेकेंड, ए बी सी एंड ई ओनली। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, और जो हो सके वो नोट भी कर लीजिएगा। जो जो पॉइंट मेन आपको लगे उसमें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथनों को देखिए और उत्तर दीजिए। कथन फर्स्ट है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ICPR 2000 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद यानी MGNCRE पूर्व में ग्रामीण संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद NCRI की स्थापना 1995 में हैदराबाद में एक पंजीकृत स्वायत्त समाज के रूप में की गई थी। दिए गए विकल्पों उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। और फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट है, बट जो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी। ये इंग्लिश में दिया है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2000 बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट सेकेंड है, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन
Formerly, National Council of Rural Institutes was established in 1995 as a registered autonomous society in हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, बट जो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए की स्थापना की गई थी। कथन सेकंड है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक की स्थापना एआईसीटीई द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। और फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे और इसका आंसर दीजिएगा मुझे। देखिए कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। ये हिंदी में दिया है और ये इंग्लिश में, दोनों ही भाषाओं में मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, पसंद आए हैं या नहीं आए हैं, सभी मुझे फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।